हमारे हिमालय में जो पैरेलल रेंजेज है, द ग्रेटर हिमालय, द लेसर हिमालय और शिवालिक, ये रिज़ल्ट है कन्वर्जेंस प्रोसेस का। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का जो कन्वर्जेंस हुआ तो 3 पैरेलल फोल्ड्स बने, द ग्रेटर, द लेसर एंड द शिवालिक। लेकिन फोल्ड वहाँ बना जहाँ पर फॉल्ट पाए जाते थे, या फिर जहाँ सबसे कमज़ोर एरिया था वही बेंड हुआ। इसके कारण हिमालय के जो 3 रेंजेस हैं उनके बीच फॉल्ट्स पाए जाते हैं। और जब भी इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन से एनर्जी रिलीज होती है तो वो एनर्जी इन्हीं फॉल्ट्स के थ्रू ऊपर निकलती है। दैट इज़ वाई द हिमालयन रीजन इज़ वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल रिगार्डिंग लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक। इसीलिए हिमालय में इतने लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक्स आते हैं। अभी आप देखे होंगे रिसेंटली जो हमारा रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अर्थक्वेक जोन्स इन इंडिया, हमारे यहाँ पहले 4, बहुत पहले तो 5 जोन होते थे अर्थक्वेक के, 1 2 3 4 5। उसके बाद जोन 1 जोन 2 को क्लब कर दिया और कर दिया जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5। रिसेंटली फिर से 5 जोन बना दिए गए अर्थक्वेक के और 6ठा जोन ऐड किया गया है और उस 6th जोन में पूरा का पूरा हिमालयन रीजन को रखा गया है। और हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया है कि फॉर द लास्ट 200 ईयर्स कोई मेजर अर्थक्वेक हिमालयन रीजन में नहीं आया है। इसीलिए वो जो कॉलिजन हो रहा है इंडो ऑस्ट्रेलियन यूरेशियन प्लेट में, वो एनर्जी लगातार एक्यूमुलेट हो रही है, स्टोर हो रही है और वो कभी भी रिलीज हो सकती है इन फॉल्ट्स के थ्रू, और वो डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक होगा। वो रिक्टर स्केल पे जो मैक्सिमम होता है 9, वो दर्ज होगा और फिर वो सबसे डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक होता है। इसीलिए आज हिमालयन रीजन बिकॉज ऑफ दीज फॉल्ट्स बिटवीन दीज रेंजेस बहुत ही अर्थक्वेक प्रोन है ना। तो वो कौन कौन से फॉल्ट्स हैं ये हमको जानना चाहिए। वो प्रीलिम्स में आ सकता है कि मिलाइए कि तिब्बत और ग्रेटर हिमालय के बीच कौन सा फॉल्ट है, या ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच कौन सा फॉल्ट है, लेसर हिमालय या शिवालिक के बीच कौन सा फॉल्ट है, और शिवालिक फुट हिल्स के बीच कौन सा फॉल्ट है। आप उसको मिलाइए, मैच द फॉलोइंग, तो हम लोगों को वो फॉल्ट्स पता होना चाहिए, उसका नाम है। जैसे कि यहाँ आप देखिए, अगर ये आप सब ने लिखा है, नहीं लिखा है, अच्छा ठीक है, इसको लिखते भी चलिए पैरेलली। अब देखिए यहाँ अगर मैं इसको बनाऊँ इस तरीके से, ये है फॉल्ट जहाँ से ये बेंड किया, कंप्रेशन हुआ और बेंड हुआ तो यहाँ एक्चुअली फॉल्ट पड़ गया। ये बड़ा फ्रेजाइल होता है, इसमें जो टूट फूट होती है वो बहुत जल्दी हो जाती है ना। और ये जो है फॉल्ट्स हैं। अब इन फॉल्ट्स का क्या नाम है बिटवीन तिब्बत एंड ग्रेटर हिमालय, और ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय, और लेसर हिमालय और शिवालिक एंड शिवालिक फुट हिल्स। तो इन सब का नाम है। आप एक बार इसको लिख लीजिए तो फिर हम लोग इसको भी लिख लेते हैं और समझ लेते हैं कि वो फॉल्ट हुआ कंप्रेशन के कारण, वो फॉल्ट हुआ कन्वर्जेंस के कारण। जैसे कि अगर ये एक हमारा क्रस्ट है और लगातार कंप्रेसिव फोर्स काम कर रही है तो ये इस तरह से फोल्ड पड़ेगा ना, फोल्ड यहाँ और यहाँ पर हो जाएगा ये फॉल्ट, ठीक है, कंप्रेशन के कारण। कंप्रेशन क्यों हो रहा है? दोनों ओर से स्ट्रॉन्ग लैंड मास जो है, हार्ड लैंड मास,
वो एक दूसरे की ओर आ रहे थे और इसके कारण फोल्ड पड़े। तो अब आपने ये लिख लिया होगा ये ऊपर वाला कंटेंट, ठीक है। अब आप इसको लिख लेंगे फॉल्ट के लिए, तो आप यहाँ लिखेंगे तिब्बत प्लेटू और ग्रेटर हिमालय या ग्रेट हिमालय, इसके बीच में जो फॉल्ट पाया जाता है इसको बोलते हैं ITSZ। अब IT का मतलब I फॉर इंडो और T फॉर सांगपो, T इज साइलेंट, S फॉर सचर एंड जोन। अब देखिए ये जो इंडो सांगपो सचर जोन है, ये सचर आप लोग इसका अर्थ जानते होंगे। जब मान लीजिए हम लोग को कहीं एक्सीडेंट हो जाए और स्टिच पड़ना पड़े, टाँका मारना पड़े, ऐसे हम लोग का स्किन फट जाए, तो डॉक्टर क्या करेगा, इसको इस तरह से टाँके मार देगा ना, यही है सचर। तो ये तो सबसे कमज़ोर पार्ट है ना, यही है, यही सचर, यही टाँका है, ये और इन सब का नाम अलग अलग, दैट इज़ ये फॉल्ट है। तो इसको हम लोग कहते हैं ITSZ, इंडो सांगपो सचर जोन। उसी तरीके से ग्रेटर हिमालय और जो लेसर हिमालय है, मैं आपको पूरा लिख दूंगा, MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट और HFF हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो यहाँ पे जो हम लोग लिख रहे थे, अब दूसरा हम लोग लिख देंगे ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में जो फॉल्ट है इसको हम लोग कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसी तरह से लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो फॉल्ट है इसको हम लोग कहते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और फिर शिवालिक और शिवालिक का जो फुटहिल्स है जहाँ से प्लेन शुरू हो जाता है, फुटहिल्स, इसके बीच में हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट बोलते हैं उसको, HFF। ये चार फॉल्ट्स हैं, ये मिलाने के लिए आ सकता है या पूछा जा सकता है एक वन लाइनर फैक्ट में कि इनके बीच में कौन सा फॉल्ट है। ठीक है, इसीलिए इसको आपको जानना चाहिए था। और इसीलिए हमारा हिमालय इतना फ्रेजाइल है, इतना लैंडस्लाइड होता है, इतना ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन जोन है। इसीलिए मैसिव कंस्ट्रक्शन या मैसिव एग्रीकल्चर नहीं करना चाहिए हिली जोन्स में, क्योंकि वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, एरोज़न को बढ़ावा मिलता है। तो ये हो गए चार फॉल्ट्स हम देख लिए। इसके बाद हमको क्या जानना है हिमालयाज़ में, लिख लिया आप सबने? नाउ ये भी जानना चाहिए इंटर माउंटेन वैलीज। एक हेडिंग बना लीजिए, इंटर माउंटेन वैलीज।
एज वी ऑल नो कि ये ग्रेट हिमालयाज़ है, इधर ये लेसर हिमालयाज़ है और ये शिवालिक। तो ये 3 पैरेलल रेंजेस हैं हिमालय के। अच्छा, हम जब कभी घूमने जाएंगे उत्तराखंड, यहाँ पर उत्तराखंड है, तो हम लोग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ जाएंगे तो सबसे पहले कौन सी वैली आएगी? सबसे पहले वो वैली आएगी जो लेसर और शिवालिक के बीच में है। उसके ऊपर जाएंगे तो वो वैली आएगी जो ग्रेटर और लेसर के बीच में है। तो हमारे जो ये पैरेलल माउंटेन रेंजेस है ना, इनके बीच में बड़ा पिक्चरस्क सीनिक वैलीज पाई जाती हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, जहाँ इकोनॉमिकल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि हाई हिली टेरेन में ना तो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, ना इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, मतलब ना अर्बनाइजेशन होगा। तो हाई हिली टेरेन में जो अर्बनाइजेशन होता है वो वैली एरियाज़ में होता है, चाहे एग्रीकल्चर हो या टूरिज्म हो, कुछ भी। तो हमको कुछ इम्पॉर्टेंट इंटर वैली या इंटर माउंटेन वैलीज़ को भी जानना चाहिए। जैसे कि अब ये ग्रेटर हिमालय है और ये लेसर हिमालय है। यहाँ हम अगर लिख दें ग्रेटर हिमालयाज़, यहाँ लिख दें लेसर हिमालयाज़, और ये है शिवालिक। तो इन माउंटेन रेंजेस के बीच जम्मू एंड कश्मीर में भी इम्पॉर्टेंट वैली है, इंटर माउंटेन वैली। हिमाचल प्रदेश में भी इम्पॉर्टेंट इंटर माउंटेन वैलीज़ है इन रेंजेस के बीच। उत्तराखंड में भी है, नेपाल में भी है। तो एक दो हम लोगों को इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जानना चाहिए। जैसे आप इसको पहले लिख देंगे इन J&K, जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा इम्पॉर्टेंट इंटर माउंटेन वैलीज़ है। तो इन बिटवीन या बिटवीन आप लिखेंगे बिटवीन ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय। जम्मू कश्मीर में ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच कौन सी इम्पॉर्टेंट इंटर माउंटेन वैली है? यहाँ पर ये वाला जो आप इलाका देख रहे हैं, इसी को कहते हैं कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कश्मीर वैली। तो आप ये समझे कि जो कश्मीर वैली है J&K में, दरअसल वो ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में है। अब आप जानते हैं कि जो भी ग्लेशियर्स मूव डाउनवर्ड्स और उन ग्लेशियर्स के नीचे आने के कारण जो एरोजन हुआ, द एरोडेड पार्टिकल ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन बाय ग्लेशियर्स, उन एरोडेड पार्टिकल को मोरेन्स बोलते हैं। हिंदी में उसको हिमोड बोलते हैं। जैसे ग्लेशियर को हिमानी बोलते हैं हिंदी में, तो हिमानियाँ जिन पत्थरों को तोड़ती है उसको हिमोड बोलते हैं। और इंग्लिश में ग्लेशियर्स जो इरोजन करती है वो एरोडेड पार्टिकल्स मोरेन्स कहलाते हैं। और यहाँ पर पहले वाटर बॉडी थी, तो वो जो ग्लेशियर्स नीचे आए और इरोजन किया तो मोरेन्स से इस वाटर बॉडी को भर दिया, सेडिमेंटेशन हो गया और वो वाटर बॉडी खत्म और वहाँ वैली बन गई, दैट इज़ कश्मीर वैली। उन मोरेन्स से जो वहाँ सॉयल बना, वही सॉयल लेटर वी नो करेवा, करेवा टोपोग्राफी। और यही करेवा है जो वेल नोन फॉर सैफरन कल्टीवेशन, आलमंड्स कल्टीवेशन, वॉलनट कल्टीवेशन, चाहे वो अखरोट हो, चाहे वो बादाम हो, चाहे वो केसर हो, इनकी खेती के लिए मिट्टी बहुत बेनिफिशियल होती है, करेवा। तो कश्मीर वैली इज़ वेल नोन फॉर इट्स करेवा सॉयल। ठीक है, तो आप यहीं पे आप लिख सकते करेवा। क्वेश्चन आ जाए कि सैफरन कल्टीवेशन के लिए बेस्ट सॉइल क्या, करेवा टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन द कश्मीर वैली। और अब जो है हम लोग लिखेंगे इन हिमाचल प्रदेश। हम लोगों ने जम्मू कश्मीर को देख लिया, अब हम लोग ज़रा देखते हैं इन हिमाचल प्रदेश बिटवीन ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय।
ठीक है। अब जरा यहाँ देखिए, अब हम लोग आ गए हिमाचल प्रदेश में। तो ये जो ग्रेटर और लेसर हिमालय है, यहाँ पे जो बहुत खूबसूरत पिक्चरस सीनिक वैली है, इंटर माउंटेन वैली, इसी को कहते हैं लाहौल स्पीति वैली। शॉर्टकट में लोग स्पीति वैली भी बोल देते हैं, लेकिन पूरा नाम है लाहौल स्पीति वैली। तो यहाँ आप लिख लेंगे कि हिमाचल प्रदेश में ग्रेटर और लेसर हिमालय के बीच जो इंटर माउंटेन वैली है उसका नाम है लाहौल स्पीति वैली। ठीक है। अब आप देखिए हिमाचल प्रदेश में तो यहाँ एक मेजर पोर्शन लेसर और शिवालिक का भी है। तो हिमाचल प्रदेश में ही अभी हम हैं, और फिर लिख देंगे बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक, बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक। अब देखिए यहाँ पर नीचे में, यानी जब हम लोग हिमाचल प्रदेश घूमने अगर जाते हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो पहले ये वाली वैली आएगी और इसी को कहते हैं कुल्लू वैली। कुल्लू मनाली, कुल्लू से थोड़ा ऊपर मनाली, तो दोनों आसपास ही हैं, कुल्लू मनाली दो प्लेसेस हैं। तो ये कुल्लू वैली है। तो जब भी हिमाचल घूमने जाएंगे तो पहले हम कुल्लू वैली घूमेंगे और तब ऊपर जाएंगे, देन द स्पीति वैली। ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कुल्लू वैली। ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश के इंटर माउंटेन वैलीज हो गए, इंपॉर्टेंट वन ओनली। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसी तरीके से इन उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, नाउ इन उत्तराखंड, इन यूके, उत्तराखंड। अब आप लिख देंगे पहले बिटवीन ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय। उत्तराखंड में ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच कौन सी इंटर माउंटेन वैली है? अब यहाँ पे आप देखिए, ये वाला उत्तराखंड स्टेट है, और यहाँ पर जो ये वैली है, ये जो वैली है यहाँ पे फेमस है, इसको कहते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी। और जो डिस्ट्रिक्ट है वो है चमोली, चमोली। तो यहां आप लिख देंगे वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है। उत्तराखंड में ग्रेटर और लेसर हिमालय के बीच जो इंटर माउंटेन वैली है, दैट इज वैली ऑफ फ्लावर्स, चमोली। अब देखिए थोड़ा और नीचे आते हैं तो लिख देते बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक, बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक। अब देखिए थोड़ा नीचे आएंगे, यानी जब हम लोग उत्तराखंड में घूमने जाएंगे फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो ये लेसर और शिवालिक के बीच जो वैली है इसी को कहते हैं दून वैली, जिसका कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड का कैपिटल भी है देहरादून, है ना। तो यहाँ लिख लेंगे दून वैली, यानी पहले दून वैली आएगा, उसके फिर ऊपर जाएंगे, देन वी विल गेट द वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है। तो ये तीन हमारे मतलब JNK तो अब यूटी हो गया है, तो बाकी दो स्टेट्स हो गए। अगर आप नेपाल में लिखते हैं इन नेपाल, तो देखिए ये ग्रेटर हिमालय है और ये लेसर हिमालय है, इनके बीच में यहाँ पर जो ये वैली है नेपाल में, इसी को बोलते हैं काठमांडू। काठमांडू इज ऑल्सो ए इंटर माउंटेन वैली, जो उसका कैपिटल है, मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी, अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिकल एक्टिविटी सब वहीं हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं इन नेपाल बिटवीन ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय, काठमांडू वैली। ठीक है, काठमांडू वैली इन नेपाल बिटवीन ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय, काठमांडू वैली। जी हाँ हाँ, ठीक है, आप सही बोल रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल आप ही सही बोल रहे हैं, वो मुझसे गलती हुआ है। देखिए ये बहुत स्मार्ट तरीका है
बताने का। वेरी गुड। सॉरी, एक्चुअली ये इंडस है, ठीक है, सिंधु नदी। नहीं नहीं, मैं समझ गया, वैसे लिए कहते इट इज़ द स्मार्टर वे, अच्छा लगा। तो इंडस सांगपो, इंडो नहीं इंडस, सॉरी गलती हो गई, वो दिमाग में था लेकिन गलती लग गया, कोई बात नहीं, इसको ठीक कर लीजिए आप सब। इंडस सांगपो, अच्छा किया बता भी दिए। अब यहाँ चलते हैं, ये सारा इंटर माउंटेन वैलीज़ भी हो गया सबका। अब हमको हिमालय में क्या जानना चाहिए, बहुत कुछ हम लोग अब तक तो जान चुके। अब हम लोगों को सिंटेक्सियल बेंड मैंने आपको एक बार समझाया था, अब जानना है रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ द हिमालयाज़। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स में आता है, आया हुआ है। तो नेक्स्ट, रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ द हिमालयाज़। एक्चुअली हिमालय का एक्सटेंशन हम लोगों ने देखा है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो उसको रीजनली कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया। और इसको डिवाइड करने का जो क्रेडिट है या जिन्होंने किया था, वो एक समय इंडिया के सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे। जैसे कभी जॉन मार्शल हुआ करते थे, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है बिकेम इनटू लाइट, प्रकाश में आई थी, तब थे जॉन मार्शल द सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। तो उनके बहुत बाद एक और ब्रिटिशर्स जो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया बने, उनका नाम था सर सिडनी जेराल्ड बर्रार्ड। इन्होंने ही हिमालय का रीजनल क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है। और किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स। He has classified the Himalayas regionally on the basis of rivers. सर सिडनी जेराल्ड बर्रार्ड, ये एक समय में सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है। अब इन्होंने कौन कौन से रिवर के बेसिस पे हमारे हिमालय को रीजनली बांट दिया है। आप लोग जानते होंगे, पंजाब हिमालय, कुमाऊँ हिमालय, नेपाल हिमालय एंड द असम हिमालय। तो एक्चुअली नाउ वी आर गोइंग टू सी द रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ द हिमालयाज। तो इसको मैं आपको मैप पे भी दिखाऊंगा एंड देन आई विल राइट इट डाउन। सो आपने इतना तो लिख लिया है, अब देखिए इसको हटा देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले तो ग्रेटर हिमालय इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, ये ग्रेटर हिमालय, देन द लेसर हिमालय, देन द शिवालिक। अब देखिए रिवर्स, पहले जो रिवर है वो इंडस रिवर है। अब इंडस रिवर जहाँ हिमालय को कट करेगी वहाँ गॉर्ज बनाएगी, तो ये कौन सा इलाका हुआ? इंडस रिवर गॉर्ज, ठीक है। और यहाँ से ही एक रिवर जो सिपकीला से इंडिया में एंटर करती है, दैट इज सतलज। तो देखिए ये यहाँ हिमालय को कट करती है,
इट मेड गर्ज हेयर। तो अब ये पंजाब के प्लेन्स में आके इधर मिल जाती है। तो यहाँ पे तो इसको एक लाइन ड्रॉ करेंगे इंडस रिवर गॉर्ज से, और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे सतलज रिवर गॉर्ज पे। तो ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं हिमालय का, इसको कहते हैं पंजाब हिमालय। एक्चुअली इसके और भी नाम हैं। नाम इसलिए क्योंकि इट इज़ टोटली स्प्रेड इन जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड कश्मीर हिमालय और द हिमाचल हिमालय along with द पंजाब हिमालय। अब आप देख सकते हैं कि इसमें ट्रांस हिमालय भी है, बेसिकली काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर लेसर हिमालय को पीर पंजाल बोलते हैं। फिर यहाँ हिमाचल प्रदेश में लेसर हिमालय को धौलाधर बोलते हैं। तो ये सारा आता है पंजाब हिमालय में ही, और इसका लेंथ होता है 560 किलोमीटर फ्रॉम इंडस रिवर गॉज टू सतलज रिवर गॉज। प्लीज़ राइट डाउन पंजाब हिमालय, एक नंबर दे देंगे और लिखेंगे पंजाब हिमालय। और पंजाब हिमालय के सामने लिखेंगे फ्रॉम इंडस रिवर गॉर्ज टू द सतलज रिवर गॉर्ज, इंडस रिवर गॉर्ज टू सतलज रिवर गॉर्ज, लेंथ लिख देंगे 560 किलोमीटर लेंथ सतलज रिवर गॉर्ज। सतलज रिवर गॉर्ज और लेंथ 560 किलोमीटर। ठीक है, अब आप इसमें लिख सकते हैं इट इंक्लूड्स काराकोरम, लद्दाख, जास्कर लिख सकते हैं। इट इंक्लूड्स काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, जास्कर, पीर पंजाल एंड धौलाधर रेंज, पीर पंजाल एंड धौलाधर रेंज। अब हम लोग देखते हैं कुमाऊं हिमालय। अब देखेंगे एक और रिवर, सतलज तो है ही, यहाँ पर एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम है मिलाम। मिलाम ग्लेशियर बड़ा इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर है। ये मिलाम ग्लेशियर इंडो नेपाल बॉर्डर पे है। इस ग्लेशियर का कुछ हिस्सा नेपाल में भी है और इंडिया में भी है, उत्तराखंड में। तो इस मिलाम ग्लेशियर से एक रिवर ओरिजिनेट होती है और इंडो नेपाल बॉर्डर के अलोंग वो बहती है। एक्चुअली नेचुरल बाउंड्री बनाती है इंडिया और नेपाल के बीच, एंड दिस रिवर इज़ नोन एज काली। और जब वो उत्तर प्रदेश के प्लेन्स में एंटर करती है, इट बिकेम शारदा। ठीक है, और जहाँ ये ओरिजिनेट होती है मिलाम ग्लेशियर के पास, वेयर इट इज़ कॉल्ड गौरी गंगा। तो गौरी गंगा जहाँ ओरिजिनेट होती है, और यहाँ देखिए ये इंडो नेपाल बॉर्डर, यहाँ पर ये काली के नाम से जानी जाती है। और जैसे ही ये उत्तर प्रदेश प्लेन्स में आती है, शारदा बन जाती है, ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा। तो देखिए ये जो है काली रिवर गॉर्ज है, काली रिवर गॉर्ज। तो अब देखिए ये सतलज रिवर गॉर्ज यहाँ था, हिमालय को काटा, और काली ने यहाँ काटा। तो बस इसको इस पैरेलली ये अब लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये वाला लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ये जो आप बीच का एरिया देख रहे हैं उत्तराखंड में, यानी ये जो हिमालय का पोर्शन है मेनली स्प्रेड है एक ही स्टेट में, उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड में देखिए, अगर मैं ये स्टेट आपको बना दूँ ना ऐसे उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में दो रेंजेस हैं। वेस्टर्न पार्ट जो है ना, इसको कहते हैं गढ़वाल रेंज, गढ़वाल रेंज बोलते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है इसको कुमाऊं रेंज बोलते हैं। इसको हिमालयन रेंज दो है, गढ़वाल रेंज एंड द कुमाऊं रेंज उत्तराखंड में। तो ये जो टोटल एरिया है ना, इसको कुमाऊं हिमालय बोलते हैं रीजनली। तो ये क्या है, लिख देंगे हम लोग कुमाऊं हिमालय, लिखिएगा 2 नंबर पे। सेकेंड पॉइंट
कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय, और फिर आप इसको लिखेंगे फ्रॉम सतलज रिवर गॉर्ज टू काली रिवर गॉर्ज, फ्रॉम सतलज रिवर गॉर्ज टू काली रिवर गॉर्ज, और इसका लेंथ लिख देंगे 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर। ठीक है, अब आप सब जानते हैं कि इसी उत्तराखंड में इतने सारे ग्लेशियर्स हैं जो सोर्स हैं कई पेरेनियल रिवर्स के, जैसे यमुनोत्री सोर्स ऑफ यमुना, गंगोत्री सोर्स ऑफ गंगा भागीरथी इनफैक्ट, मिलाम सोर्स ऑफ काली और शारदा, व्हेन इट इंटर यूपी इट इज नोन एज शारदा, अलकनंदा उसका भी एक ग्लेशियर है सतोपंथ, मंदाकिनी चोड़ाबारी ग्लेशियर, इसके अलावा एक और फेमस ग्लेशियर है पिंडारी, पिंडारी ग्लेशियर। तो ये सब ग्लेशियर्स हैं, और इसके अलावा जो आप लोग चार धाम कर बोला जाता है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, कामेत, ये सब इसी में आता है, सब का सब। ठीक है, इसीलिए इसको केरलम, अब तो केरला से केरलम हो गया ऑफिशियली, अच्छा भी है, उससे थोड़ा अब ये ठीक है, क्योंकि ये जितने भी हमारे क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं वो कहीं ना कहीं संस्कृत से इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो केरलम जो है वो भले वो मलयालम लैंग्वेज है, लेकिन अब लग रहा है कि ये संस्कृत भी है, तो अच्छा है ठीक लगा, केरलम हो गया। तो यहाँ पे आप इसको लिखेंगे, ये आपने लिखा, अब वो लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो लिखिएगा, इट इंक्लूड्स गंगोत्री यमुनोत्री, इट इंक्लूड्स गंगोत्री यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, मिलाम, मिलाम इज द ग्लेशियर, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर, मिलाम, अनदर ग्लेशियर पिंडारी, पिंडारी, नंदा देवी etc, नंदा देवी, पिंडारी एंड नंदा देवी etc। कैनन उसी का बड़ा रूप हो गया, गहरा, ज़्यादा वाइडन, ज़्यादा डीपर, ठीक है, उसका बड़ा रूप है। द ग्रैंड कैनियन वो कोलोराडो बनाती है यूएसए में, और इंडस है, ये सब गॉर्ज बनाती है, ब्रह्मपुत्रा गॉर्ज। साउथ में कहाँ कैनन है, कैनियन कहाँ पे बताइए? अच्छा, तो एक बार रिकॉल करिएगा, आएगा तो फिर बताइएगा, ठीक है। चलिए उसको मैं भी देख लूँगा। कैनियन जो होता है गॉर्ज का बड़ा रूप होता है ना। अब चलिए लिखिएगा नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ से एक रिवर, यहाँ हम लोग पहले ब्रह्मपुत्रा, तो यहाँ पे, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा इस तरह से इंडिया में एंटर करती है, और इस तरह ये ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में चले जाते हैं। जी क्या? हाँ बोलिए। पेन्नार बनाती हुई, हाँ तो ठीक है, इसकी जानकारी नहीं थी, अगर है तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, ठीक है, वो तो आपने अच्छा बताया कि चलिए कैनियन है, पेन्नार रिवर बनाती है, मुझे लगता है कृष्णा के नीचे बहती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो आप देखिए जितने भी रिवर्स आप पढ़ते हैं ना सिविल्स के लिए, उसमें पेन्नार का कहीं मेंशन नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि सिलेबस में नहीं है। अगर आप बहुत माइन्यूटली पढ़िएगा तो आप पेन्नार को भी पढ़िएगा, क्योंकि वो आंध्रा की एक इम्पॉर्टेंट रिवर है पेन्नार, है ना, ठीक है। तो उसको मैं अपडेट कर लूँगा, पेन्नार मेक्स कैनियन, ठीक है। चलिए अब जो है यहाँ पे आप देखिए ब्रह्मपुत्रा है, अब यहाँ से एक और रिवर आती है, और इस रिवर को बोलते हैं तीस्ता, तीस्ता, तीस्ता रिवर। तो आप देख रहे हैं ये जो है काली रिवर गॉर्ज और ये तीस्ता रिवर गॉर्ज,
इसके बीच में जो हिमालय है इसी को कहते हैं नेपाल हिमालय। तो आप लिख लेंगे नेपाल हिमालय फ्रॉम काली रिवर गॉर्ज टू तीस्ता रिवर गॉर्ज, फ्रॉम काली रिवर गॉर्ज टू तीस्ता रिवर गॉर्ज। लेंथ क्या है? 800 किलोमीटर। सबसे लंबा पोर्शन यही है, 800 किलोमीटर। अब देखिए ये टोटली आ कहाँ रहा है? नेपाल में। और आप जानते हैं कि हिमालय का ये पोर्शन जो है हाईएस्ट भी है, नॉट ओनली द लॉन्गेस्ट बट इट इज़ द हाईएस्ट, बिकॉज माउंट एवरेस्ट भी इसी में है, कंचनजंगा भी इसी में है, मकालू भी इसी में, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, जो हाईएस्ट पीक्स हैं वो सब नेपाल हिमालय में। तो इट इज़ द लॉन्गेस्ट एज वेल एज द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय। अब लास्ट वन देखिए, यहाँ हम लोग ऑलरेडी ये किए हुए हैं। अब ये तीस्ता रिवर गॉर्ज से ब्रह्मपुत्र रिवर गॉर्ज, इसको हम लोग बोलते हैं असम हिमालय। तो लास्ट फोर्थ वन लिख लेंगे, असम हिमालय, असम हिमालय। फोर्थ वन लिख लेंगे फ्रॉम तीस्ता रिवर गॉर्ज टू ब्रह्मपुत्र रिवर गॉर्ज, फ्रॉम तीस्ता रिवर गॉर्ज टू ब्रह्मपुत्र रिवर गॉर्ज। लेंथ लिख लेंगे 720 किलोमीटर। किलोमीटर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये मेनली 3 ही स्टेट्स में है। भले हम लोग इसको असम हिमालय बोलते हैं, लेकिन ये सिक्किम में, अरुणाचल में, और एक कंट्री है भूटान। तो ये कहाँ फैला हुआ है? सिक्किम, भूटान एंड अरुणाचल प्रदेश, इसी में ये फैला हुआ है द असम हिमालय। तो ये क्या है? ये रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ द हिमालय है। किसने किया? सर सिडनी जेराल्ड बर्रार्ड ने किया, ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिवर्स। इसका एक फ़ोटो भी है जो मैंने डाउनलोड किया हुआ था, और देखते हैं इसमें सेव होगा तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एक रिसर्च पेपर है किसी यूनिवर्सिटी का, उस रिसर्च पेपर में ये इमेज मुझे मिला था, तो वहाँ से डाउनलोड किया इसको। एक मिनट, अगर है तो इसमें, नहीं तो हाँ ये है। देखिए बस वही चीज़ है जो हम लोगों ने अभी लिखा है। ये देखिए, ये इंडस रिवर गॉर्ज है, और ये सतलज रिवर गॉर्ज, ये पंजाब हिमालय। फिर देखिए ये सतलज रिवर गॉर्ज और ये काली रिवर गॉर्ज, कुमाऊँ हिमालय। अब ये काली रिवर गॉर्ज से तीस्ता रिवर गॉर्ज, नेपाल हिमालय, एंड देन तीस्ता टू ब्रह्मपुत्र, असम हिमालय। यही है रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ द हिमालयाज, ठीक है। तो हम लोगों ने देखिए अब तक वेस्टर्न हिमालय, हाँ ले लीजिए, अब ले लीजिए। तो वेस्टर्न हिमालयज हम लोगों ने किया, और वेस्टर्न हिमालयज में हम लोग ट्रांस हिमालय भी किया और हिमालयन रेंज भी किया। फिर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ ली। तो लास्ट बचता है द ईस्टर्न हिमालय, और ईस्टर्न हिमालय में बेसिकली द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स आते हैं, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो मार्जिनल इम्पैक्ट के कारण साउथवर्ड्स बेंड कर गए, जिसको सिंटेक्सियल बेंड बोला जाता है। उनका जो हाइट है वो इन रेस्पेक्ट टू द वेस्टर्न पार्ट कम है, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है। तो आप लिख लेंगे ईस्टर्न हिमालयाज, ठीक है। अब आप हेडिंग बना लेंगे।
आप देख रहे हैं कि ये जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स है, जो रिज़ल्ट है मार्जिनल रिज़ल्ट है किसका, इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने का। इसके कारण ये साउथवर्ड बेंड हुआ तो ये एग्जिस्टेंस में आया, और अब एग्जिस्टेंस क्या, ये साउथवर्ड मुड़ गया। तो एक क्वेश्चन अगर ये आए कि ये देखिए, इसको असम वैली भी बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र वैली भी बोलते हैं। पूरा असम का प्लेन्स इसी रिवर ने और इसकी ट्रिब्यूटरीज ने बनाया है। तो जैसे इजिप्ट को कहते हैं ना गिफ्ट ऑफ नाइल रिवर, उसी तरह हम लोग असम को कह सकते हैं गिफ्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र ने बनाया है असम के प्लेन्स को। तो अगर क्वेश्चन आए कि ये जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स हैं वो ब्रह्मपुत्र वैली के किस डायरेक्शन में फैले हुए हैं, स्प्रेड हैं, तो आप देखिए ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है नॉर्थ, ये डायरेक्शन है साउथ, ये डायरेक्शन है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो देखिए ये साउथ और साउथ ईस्ट में, ब्रह्मपुत्र वैली के साउथ में और साउथ ईस्ट में है। ठीक है, तो पहले तो आप एक यही लाइन लिखेंगे दीज आर लोकेटेड इन, पहला पॉइंट, दीज आर लोकेटेड इन द south and southeast of the Brahmaputra valley, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, दिस इज द रिजल्ट ऑफ the marginal effect of the northeast movement, of the Indian plate, ठीक है। अब देखिए इसमें बारी बारी से मैं आपको बताता जाता हूँ। देखिए इसमें पहला जो हिल है वो ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश का जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है वहाँ पे जो रेंज है नोन एज द पटकाई बूम। अब ये जो पटकाई बूम हिल है ना, ये डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड है एंड रिच इन बायोडाइवर्सिटी, इसीलिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा नेशनल पार्क है इस पटकाई बूम हिल पर। और उस नेशनल पार्क का नाम आप जानते हैं, एट प्रेजेंट इंडिया में 106 नेशनल पार्क्स हैं एट प्रेजेंट। ये संख्या घट बढ़ सकती है, घटती भी है, या ज़्यादा जनरली बढ़ती है, घटने का तो सीन कम रहता है। तो अभी 106 नेशनल पार्क है इंडिया में, उनमें से एक जो है इस पटकाई बूम पे, क्योंकि यहाँ हेवी डेंस फॉरेस्ट है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसका नाम है नामदफा नेशनल पार्क। ये कहाँ है, पटकाई बूम पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद देखिएगा कि साउथ ऑफ द पटकाई बूम नागालैंड में जो हिल है इसको हम लोग कहते हैं नगा हिल। नागालैंड में, ये अरुणाचल प्रदेश में है और ये नागालैंड में है। अब एक्चुअली ये इस तरीके का हिल है ना कि ये इंडिया और म्यांमार, यहाँ पे जो कंट्री है वो म्यांमार है, तो ये जो नागा हिल है ये इंडिया और म्यांमार के बीच वाटरशेड बनाता है, नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करता है। इसके इधर म्यांमार है, इसके इधर हमारा इंडिया है। जो भी रिवर्स इस स्लोप से निकलती है, ईस्टर्न स्लोप से, वो म्यांमार में बहती है, जो भी रिवर्स वेस्टर्न स्लोप से बहती हैं वो इंडिया में बहती हैं। सो इट मेक्स और इट क्रिएट्स ए वाटरशेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, ठीक है। अब इसकी जो हाईएस्ट पीक है नागा हिल की, वो पूरे नॉर्थ ईस्टर्न हिल का भी हाईएस्ट पीक है। अब इस पे एक हाईएस्ट पीक है और इसका नाम है सारामती।
और इसका जो हाइट है 3826 मीटर। सारामती इज इट्स हाईएस्ट पीक ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, उसका हाइट 3826 मीटर। इसके बाद हम लोग आते मणिपुर में। मणिपुर में एक्चुअली ये जो ये मणिपुर हिल है इसको स्लोपिंग हिल बोलते हैं। स्लोप बड़ी तेजी से, इसका स्टीप स्लोप है, ढलवा पहाड़ी बोलते हैं। तो मणिपुर हिल जो है ये वाला मणिपुर हिल, इसको बोला जाता है स्लोपिंग हिल भी। स्लोपिंग हिल मणिपुर में है। और इसी मणिपुर हिल पर एक फेमस लेक है जिसका नाम है लोकटक लेक। यहीं पे एक लेक है और इस लेक का नाम हो गया लोकटक लेक। और इस लोकटक लेक पर वर्ल्ड का ओनली वन, द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ऐसा नेशनल पार्क जो फ्लोटिंग स्टेज में तैर रहा है। पूरी दुनिया में कहीं भी फ्लोटिंग नेशनल पार्क नहीं है, इस लोकटक लेक पर है। और उस द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल, स्पेलिंग इसका KEIBUL, केबुल लामजाओ, the only floating national park in the world located on the लोकटक लेक। अब देखिए इस केबुल लामजाओ में एक एंडेंजर्ड स्पेसीज डियर का रहता है, हिरण का। पूरी दुनिया में अब वो स्पेसीज कहीं नहीं बची, वो सिर्फ केबुल लामजाओ में वो डियर की स्पेसीज बची हुई है और उसका नाम संगाई डियर है। संगाई, आप पटना के जू में जाएंगे, 3-4 संगाई वहाँ से लाकर रखे हुए हैं। रिसेंटली मैं विजिट किया था और वहाँ मैं देखा संगाई डियर, तो वहाँ से लाकर रखा गया यहाँ पे संगाई डियर। अब देखिए इस संगाई डियर का स्पेशलिटी क्या है। स्पेशलिटी क्या, किसी के लिए आपदा होता है, किसी के लिए आपदा में अवसर होता है। तो ये जो चूंकि फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ना, तो उसका सॉइल क्या मडी है, बहुत ज़्यादा स्वाम्पी है। इसीलिए ऑक्सबो जिसका इसका खुर होता है ना, बड़ा शार्प पॉइंटेड होता है, तो उस मडी लैंड में वो धंस जाता है, पैर ही फंस जाता है। और उसको निकालने के लिए जब वो थ्रस्ट लगाता है ना, तो ऊपर फुदक जाता है। अब ऊपर फुदकता है तो फिर नीचे गिरता, फिर धंस जाता है। तो फुदकता है, धंसता है, फुदकता है, धंसता है। इसीलिए दूर से देखने पर लगता है कि ये नृत्य कर रहा है, इसीलिए इसको डांसिंग डियर बोलते हैं। और ये मेंशन है पटना के जू में भी, ये बात मेंशन है, बुक में भी है और जू में भी वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। लेकिन वहाँ ये नहीं मेंशन किया हुआ है कि क्यों ये ऐसा लगता है, बस लिखा हुआ है कि इसको डांसिंग डियर भी बोलते हैं। लेकिन वो तो मजबूरी है ना, तो इसीलिए इसको डांसिंग डियर भी बोलते हैं, डांसिंग डियर। और ये एंडेंजर्ड है। IUCN के रेड जो बुक रिलीज होती है उसमें इसका नाम जो है इंक्लूडेड है, एंडेंजर्ड स्पेसीज। तो ये लोकटक लेक की बात हो गई, केबुल लामजाओ की बात हो गई, संगाई डियर की बात हो गई। अब देखिए यहाँ पर मिज़ोरम में और त्रिपुरा में कई छोटे छोटे हिल्स हैं। तो ये जो मिज़ोरम में है इसको मीज़ो, MIZO, मीज़ो, या इसका एक और नाम है लोसाई। इसको मीज़ो हिल्स भी बोलते हैं या लोसाई हिल्स भी बोलते हैं। और इस मीज़ो हिल की जो सबसे ऊंची पीक है, यहाँ पे मीज़ो हिल की जो सबसे हाईएस्ट पीक है, इसको बोलते ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन। तो साउथ में भी एक नीलगिरी माउंटेन है, बट वो इंग्लिश में भी नीलगिरी है, उसका ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है। वो इंग्लिश में भी नीलगिरी है, हिंदी में भी नीलगिरी है। नील ब्लू, गिरी मीन्स माउंटेन,
तो उसको ट्रांसलेट नहीं करना है। वो नीलगिरी इंग्लिश हिंदी दोनों में नीलगिरी है, और ये है ब्लू माउंटेन, और ब्लू माउंटेन इज इन मिजोरम, और इसका जो हाइट है वो 2157 मीटर, 2157 मीटर है MSL मीन सी लेवल्स। और यहाँ पर एक्चुअली ये जो आप लोकटक लेक देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक और हिल है, इसका नाम है बैरल रेंज। इसीलिए जो लोकटक लेक है ना, वो चारों ओर से इट इज सराउंडेड बाय हिल्स, और हिल से जो भी रिवर्स नीचे उतरती हैं सब लोकटक लेक में मिलती हैं। वो सोर्स ऑफ वाटर है लोकटक का, इसीलिए लोकटक लेक कभी ड्राई नहीं होता, क्योंकि इट इज सराउंडेड बाय हिल्स, और हिल्स के बीच में है वो लेक, और हिल से जो भी रिवर्स उतरती हैं वो सब लोकटक लेक में मिलती हैं। और ये त्रिपुरी हिल्स है त्रिपुरा में, त्रिपुरी हिल्स। तो यही बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब इसमें लास्ट जो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि ये जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स है, एज वन मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एज वन मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, द हाइट डिक्रीजेज। ये जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स है, जैसे जैसे हम नॉर्थ से साउथ आते हैं इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है, ये फैक्ट। लेकिन जब हम प्लेटू करेंगे और मेघालय में करेंगे गारो, खासी एंड जयंतिया, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, इट इज़ अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। तो गारो, खासी, जयंतिया, एज वन मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, द हाइट इंक्रीजेज इन द मेघालय प्लेटू। मेघालय प्लेटू में वेस्ट से ईस्ट जाने पे हाइट बढ़ती है, लेकिन जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल है इसमें नॉर्थ से साउथ आने पे हाइट घटती है। तो आप इसको लिख लेंगे, लास्ट पॉइंट इसमें आप लिख लेंगे, इसको लिखेंगे विद इन द नॉर्थ ईस्टर्न रेंजेस, within the northeastern ranges, the height gradually decreases, the height gradually decreases as we move from north to south, as we move from north to south। और इसका क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूँ। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है और उसमें दो स्टेटमेंट दिए यूपीएससी। पहला स्टेटमेंट दिया, द हाइट डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन मेघालय प्लेटू, और दूसरा ऑप्शन दिया है द हाइट इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। कौन सा सही है, कौन सा गलत है? दोनों सही है, दोनों गलत। तो इसमें यूपीएससी ने दोनों स्टेटमेंट ही पलट दिया। मेघालय प्लेटू में वेस्ट टू ईस्ट जाने पे हाइट बढ़ती है, लेकिन उसमें लिख दिया डिक्रीजेज, तो वो स्टेटमेंट गलत। और इसमें नॉर्थ टू साउथ आने पे हाइट घटती है, लिख दिया बढ़ती है, तो वो भी स्टेटमेंट। तो ऐसे स्टेटमेंट आप तब कर पाएंगे जब आप जानेंगे इसको, ठीक है। तो ये रहा। अब जो लास्ट थिंग बचता है हिमालय टोटली, जब हमने ईस्टर्न, लिख लेंगे, लिखिए। तो नहीं तो मैं फिर बोल के लिखवाऊंगा सारे फैक्ट्स, आप लिखेंगे? हाँ बना लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। बैरल रेंज है, हाँ बैरल रेंज, बैरल रेंज। हाँ एटलस में तो सब दिया। हाँ 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 ठीक है, लेकिन वहाँ लोकटक लेक लिखा हुआ है, लिखा है तब ठीक। केबुल लामजा लिखा हुआ है, हाँ तो उसको हाईलाइट कर लीजिए। वहीं पे संगाई डियर लिख दीजिए, अपडेट हो जाएगा। लिख ली, बहुत बढ़िया। उसको हाईलाइट कर दीजिएगा रूम पे जाके ना। सारामती इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नागा हिल, 3826 मीटर अल्टीट्यूड है सारामती, हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स।
बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं और हम लोग करते वही हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्योंकि बुक वही है, टेक्स्ट बुक वही है, इसीलिए क्वेश्चन उसी में से आते हैं, उसी के आसपास से आते हैं। हाँ बोलिए, कोई रीडेबल नहीं है? हाँ, पटकाई बूम के नीचे नाम दफा नेशनल पार्क, ये पटकाई बूम पे है अरुणाचल प्रदेश में। इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो हाईएस्ट नेशनल पार्क कौन है इंडिया का? हाँ हाँ बोलिए, बोलिए, सही बोल रहे थे, बोलिए लाउडली, है बोलो यार। लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क, वो इंडिया का सबसे हाईएस्ट नेशनल पार्क है, सबसे ऊंचाई पर है लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क, और एरिया वाइज भी इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और वो वर्ल्ड में जाना जाता है स्नो लियोपार्ड के लिए। वर्ल्ड में कहीं नहीं है हिम तेंदुआ स्नो लियोपार्ड, वो हेमिस नेशनल पार्क में ही पाया जाता है, और वहाँ लोग उसकी पूजा करते हैं और उसकी हिफाजत करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं स्नो लियोपार्ड को। अगर किसी ने गलती से भी उसको नुकसान पहुंचाया तो सारे लद्दाखी जो है मिल के घेर लेंगे। ये है नेचर से कितना अपने आप को वहाँ के लोगों ने कनेक्ट किया हुआ, क्योंकि दे बिलीव नेचर है वो तो वो है, ऐसा होना चाहिए। तो बन जाए तो बताइएगा, बाकी मैं आगे बढ़ूंगा। लास्ट टॉपिक वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, वो डिस्कस भी करेंगे। और बीपीएससी ने भी आप लोग का ये एक एग्ज़ाम हुआ था 70th वाला कैंसिल हुआ था ना एक जगह, हाँ एक बापू सभागार में, तो वो जो री एग्ज़ाम हुआ उसमें एक क्वेश्चन जो अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्नो लाइन पे, कि स्नो लाइन क्या होता है, उस पर री एग्ज़ाम में बीपीएससी ने पूछा, लेकिन वो क्वेश्चन गलत पूछ दिया, इसीलिए मॉडल आंसर देने के बाद उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। तो वो कौन सा क्वेश्चन था और क्यों बीपीएससी ने उसको डिलीट किया वो भी डिस्कस करेंगे। और अर्लियर यूपीएससी में उससे बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है स्नो लाइन पे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपका सबका। मैं बताऊं, हो गया? नहीं, लास्ट वन आप, ये मीजो हिल्स, ब्लू माउंटेन 2157 अल्टीट्यूड हाइट, और त्रिपुरा में त्रिपुरी हिल्स। आप एक हेडिंग बना लेंगे स्नो लाइन, स्नो लाइन एक हेडिंग बना लेंगे, थोड़ा इसको भी समझिए।
आप देखते हैं जब आप किसी माउंटेन को देखेंगे, उसका पिक्चर देखें या खुद आप जाएं, तो आप देखेंगे कि कुछ ऊंचाई पर चढ़ जाने के बाद एक ऐसा प्लेस आता है जहां आइस का ब्लैंकेट, यानी आइस रिमेन्स इन फ्रोजन स्टेट थ्रू आउट द ईयर। एक ऊंचाई पर आप जाएंगे तो वहां आप हमेशा आइस को जमे हुए रूप में सालों भर देखेंगे। तो जिस ऊंचाई पर वो एरिया शुरू हुआ मिलना, उसी हाइट को हम बोलते हैं स्नो लाइन। अब ये जो हमारा पूरा हिमालय है, फ्रॉम JNK लद्दाख टू द अरुणाचल प्रदेश, इसके 40,000 स्क्वायर किलोमीटर में हमारे ग्लेशियर्स फैले हुए हैं। अब इतने बड़े एरियाज में हमारा जो है थ्रू आउट सबसे टॉप ऑफ द माउंटेन पीक जो है वो आइस ब्लैंकेट रहता है थ्रू आउट द ईयर। तो ये जो स्नो लाइन का हाइट है, ये हमारे हिमालय के अलग अलग पार्ट में अलग अलग है। ये स्नो लाइन का जो हाइट है वो कांस्टेंट या फिक्स नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल फेनोमेनन है ना। तो ये डिपेंड करता है स्लोप ऑफ द हिल, ये डिपेंड करता है द लैटिट्यूडिनल एक्सपेंशन पे, ये डिपेंड करता है द अमाउंट ऑफ रेनफॉल पे, और एक वर्ड आता है ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर इन एटमॉस्फेयर। तो ह्यूमिडिटी और स्नो लाइन में डायरेक्ट रिलेशन है। जहां एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ द हाइट ऑफ द स्नो लाइन। हायर द अमाउंट ऑफ द ह्यूमिडिटी, लोअर विल बी द स्लो लाइन। यानी जहां जितना अधिक रेनफॉल होगा, वहां आप जानते हैं ट्रोपोस्फेयर, जो सबसे नीचे का लेयर है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का, वो क्या है? ट्रोपोस्फेयर। हम लोग रह रहे हैं ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीजिंग का जो एक नॉर्मल डेफिनेशन है कि एज वन मूव 165 मीटर अप इन दी ट्रोपोस्फेयर, जैसे जैसे हम 165 मीटर ऊपर जाते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो अगर हम 165 मीटर ऊपर गए, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस घट गया, तो 1000 मीटर ऊपर जाते हैं तो अराउंड 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो गया। तो अगर 4-4 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे तो अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस प्लेन्स के तुलना में कम हो जाएगा, यानी टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा। तो जहाँ टेम्परेचर माइनस में हुआ, वाटर तो जो है वो आइस के फॉर्म में हो जाएगा। तो वो हाइट जहाँ वाटर रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ आइस, वही हुआ स्नो लाइन। तो जिधर ज़्यादा पानी बरस जाएगा, वहाँ तो जल्दी ही वो जैसे ही टेम्परेचर माइनस में जाएगा वो आइस फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन जहाँ रेनफॉल कम होगा, वहाँ पर वो आइस फॉर्मेशन कम होगा। जैसे कि हमारा ईस्टर्न हिमालय, अगर मैं बात करूँ सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, आप इसको मैप पे देखिए। मैप पे ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया है, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। नहीं तो बीपीएससी में तो 1 लाइनर आया, लेकिन यूपीएससी में कॉन्सेप्ट वाला आया। ये देखिए, अब यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ अपने हिमालयाज़ को इस तरीके से। ये हमारा हिमालयाज़ है। अब ये अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, देखिए ये बे ऑफ बंगाल का जो स्ट्रीम यहाँ मॉनसूनल विंड जाता है ना, तो ह्यूमिडिटी को कैरी करता हुआ जाता है, इसीलिए यहाँ पर रेनफॉल अधिक होती है बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी टू द बे ऑफ बंगाल। इसीलिए ईस्टर्न हिमालय पे इन कंपेरिजन टू द वेस्टर्न हिमालय, लोअर हाइट पे ही, लोअर अल्टीट्यूड पे ही स्नो लाइन मिलना शुरू हो जाता है। एज वी मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेज बिकॉज वो ह्यूमिडिटी बरसती चली जाती है, तो रेनफॉल अमाउंट डिक्रीज होता चला जाता है। और ये जो वेस्टर्न हिमालय, ये चाहे अरेबियन सी कहिए या फिर बे ऑफ बंगाल, इससे काफ़ी दूर है, इसीलिए यहाँ की ह्यूमिडिटी तो इसी आसपास बरस जाती है, वहाँ तक उसकी ह्यूमिडिटी तो कैरी नहीं होती। इसीलिए वेस्टर्न हिमालय में रेनफॉल कम होता है। और यहाँ पर रेनफॉल, हाई हिली टेरेन में रेनफॉल होता है आइस के फॉर्म में, जिसको हम लोग स्नोफॉल बोलते हैं। और कब होता है? ड्यूरिंग विंटर्स, बिकॉज ऑफ द वेस्टर्ली विंड्स, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस। ये जो दिसंबर जनवरी फरवरी के महीने में JNK और लद्दाख में जो हेवी स्नोफॉल होता है, ड्यू टू द बिकॉज ऑफ द वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस, इसके कारण यहाँ स्नो लाइन फॉर्मेशन होता है, क्योंकि रेनफॉल तो बहुत कम होता है और वो काफ़ी ऊंचाई पे वो। अब जैसे स्नोफॉल तो शिमला में भी होता है, सोनमर्ग में भी होता है, गुलमर्ग में भी होता है,
कुल्लू में भी होता है, मनाली में भी, लेकिन ये तो मेल्ट कर जाएगा। जैसे जैसे सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर बढ़ेगा वो सब मेल्ट कर जाएगा अभी 10-15 दिन के अंदर। लेकिन वहाँ जहाँ मेल्ट ना करे, रिमेन्स इन द फ्रोजन स्टेट, वो तो एकदम जहाँ टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहेगा 5-6 किलोमीटर ऊपर, 5000-6000 मीटर ऊपर। इसीलिए ईस्टर्न हिमालय के कंपैरिजन में वेस्टर्न हिमालय में स्नो लाइन ऊपर मिलता है। यही क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने कि ईस्टर्न हिमालय में स्नो लाइन नीचे और वेस्टर्न हिमालय में ऊपर, इन कंपैरिजन टू द ईस्टर्न हिमालय क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। इधर रेनफॉल अधिक है, इधर रेनफॉल कम है। अब मैं आपको ये भी लिखा दूंगा कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में स्नो लाइन कितना है, नेपाल हिमालय में स्नो लाइन कितना है, कुमाऊं हिमालय यानी उत्तराखंड में स्नो लाइन कितना है, एंड JNK में कितना है। तो इस तरह आपको हिमालय के अलग अलग पोर्शन में स्नो लाइन पता चल जाएगा। और बीपीएससी ने कौन सा क्वेश्चन पूछा और उसको डिलीट करना पड़ा री एग्जाम में 70th वाले में, उसने पूछा कि उत्तर प्रदेश में स्नो लाइन का हाइट कितना है। अब आप बताइए कि तुम पूछ रहे हो सवाल 2025 में, सवाल पूछ रहे हो 2025 में, और उत्तर प्रदेश एक हिमालयन स्टेट था 2000 के पहले, नवंबर 2000 के पहले था वो हिमालयन स्टेट। वो तो नवंबर 2000 में वो तो उत्तराखंड अलग हो गया जो हिमालयन पोर्शन था। तो उत्तर प्रदेश में स्नो लाइन कहाँ से आ गया? वो तो अब प्लेन है टोटल, हिल तो उसमें है ही नहीं, माउंटेन हिल छोड़िए, माउंटेन छोड़िए, हिल भी नहीं है। तो इसीलिए उस क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ गया। अगर वही होता स्नो लाइन इन उत्तराखंड तो ये सही होता। देखिए यही है बीपीएससी। इसीलिए मैं कहता हूँ बीपीएससी के पास अपना पैनल होता ही नहीं है क्वेश्चन सेट करने, ये क्वेश्चन आउटसोर्स करती है एजेंसी से, 10 लिफाफे में आते हैं और वो बिना देखे एक चले जाओ प्रिंटिंग प्रेस में। आपने ये देखा तक नहीं कि, क्योंकि जो लोग प्राइवेट एजेंसीज क्वेश्चन सेट करते हैं उनके सिस्टम में लैक्स ऑफ क्वेश्चन पेपर्स हैं। बस उनको किसी ज्योग्राफी से 10 सवाल कोई मैंडेटरी ले लिया, हिस्ट्री से ले लिया, इस तरह से क्वेश्चन सेट करके भेज देते हैं। और जो लोग भेजते हैं उनको उस सब्जेक्ट का नॉलेज होता ही नहीं है, वो तो बस एक एम्प्लॉई हैं जो कंप्यूटर ऑपरेट करना जानते हैं और क्वेश्चन पेपर बनाना जानते हैं। दे डू नॉट हैव द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स। इसीलिए उनको ये मतलब ही नहीं है कि यूपी एक माउंटेनियस स्टेट है या नहीं है। अब वो तो 25 साल पहले था, इसीलिए वो क्वेश्चन डिलीट करना पड़ा। ठीक है, तो ये जो स्नो लाइन है मैं आपको सीधा ऐसे, आप स्नो लाइन को मैं सीधा आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमारे टू द पॉइंट बात है। यहाँ पे आप लिख देंगे हिमालयन रीजन, लिखिएगा प्लीज़, हिमालयन रीजन एक, और यहाँ पे आप लिख देंगे हाइट ऑफ द स्नो लाइन, हाइट ऑफ द स्नो लाइन है ना, इन मीटर, हम लोग मीटर में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और उसके सामने हाइट लिख देंगे 4400 मीटर। यानी अगर हम लोग सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में 4400 मीटर ऊपर गए तो हमको थ्रू आउट द ईयर जो है वो आइस मिलेगा। मतलब लगभग 4 किलोमीटर ऊपर गए थे, 4.4 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। जैसे कंचनजंगा तो 5896 मीटर, मतलब लगभग 6 किलोमीटर ऊंची है वो। लेकिन कंचनजंगा में जैसे ही हम 4 किलोमीटर ऊपर जाएंगे हमको हमेशा थ्रू आउट द ईयर बर्फ ही मिलेगा। ठीक है, अब हम आते हैं और यहाँ लिख लेते हैं नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे हाइट 4500 मीटर, 4500 मीटर। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं उत्तराखंड कुमाऊं हिमालय, यही बस यूपी ना करके यूके कर लेता, और ऑप्शन में दिया हुआ था
ऑप्शन में सही था, ये ऑप्शन था 5200 मीटर, लेकिन क्वेश्चन ही गलत था। 5200 मीटर। और फिर हम लोग लिख लेते हैं कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय, और यहाँ लिख लेंगे 5800 मीटर। यानी अगर हम लोग कश्मीर में आते हैं तो लगभग 6 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, तब जाकर हमको स्नो कवर थ्रू आउट द ईयर मिलेगा, वो स्नो लाइन मिलेगा जहाँ से सिर्फ बर्फ ही बर्फ होगा। तो आप देखें कि ईस्टर्न हिमालय से जैसे जैसे हम वेस्टर्न हिमालय की ओर आ रहे हैं, स्नो लाइन बढ़ता जा रहा है, और वो डायरेक्टली लिंक्ड है कैसे, अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी से। ठीक है, तो आप इसमें अगर कुछ लिखना चाहते हैं कॉन्सेप्ट वाली बात, तो मैं आपको लिखा देता हूँ। हाँ, यूपीएससी में आते हैं क्वेश्चन कॉन्सेप्ट रिलेटेड, इसीलिए वहाँ फैक्ट वैक्ट उतना रटना नहीं होता। वो बता देंगे, वो हम समझ रहे हैं, वो हाइट ऑफ द सी लेवल से डिपेंड करता है। बताते क्लाइमेट के चैप्टर में वो पढ़ना है आपको, जो आप पूछ रहे हैं ना क्लाइमेट में। देखिए ये जो बोल रहे हैं यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीपीएससी ने भी पूछा, यूपीएससी छोड़िए, बीपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा, जो आप बता रहे हैं उस पर क्या पूछा है देखिए। एनसीईआरटी में जो लिखा है ना, बस एनसीईआरटी में जो लिखा है वही चीज़ लिखा है, बस शहर का नाम बदल दिया। 53वीं 55वीं 53rd 55th बीपीएससी क्वेश्चन, वो साल भी याद है। अब क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। यहाँ पे एक प्लेस है, आप जानते हैं दार्जिलिंग, और यहाँ पे एक प्लेस है, ये भी आप जानते हैं आगरा। ये है आगरा और ये है दार्जिलिंग। अब हम लैटिट्यूड्स ड्रॉ करेंगे ना, तो देखिए आगरा और दार्जिलिंग एक ही लैटिट्यूड पर है। तो एनसीईआरटी में ये बात लिखी हुई है कि जनवरी के महीने में दार्जिलिंग का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और आगरा का टेम्परेचर अराउंड 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जबकि दोनों एक ही अल्टीट्यूड, एक ही लैटिट्यूड पे, अल्टीट्यूड नहीं, दोनों एक ही लैटिट्यूड पे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? और उसमें बहुत सारे रीजन हैं। तो आंसर है हाइट फ्रॉम द सी लेवल, क्योंकि जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फीयर में 165 मीटर ऊपर जाएंगे, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। तो ये आगरा कहाँ है? प्लेन्स में है। और दार्जिलिंग कहाँ है? लेसर हिमालय पे, कम से कम 2000 मीटर के आसपास उसका अल्टीट्यूड होगा सी लेवल से। तो जब 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है, तो 2 किलोमीटर पे अराउंड 12 to 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो जब दार्जिलिंग में 4 डिग्री, तो यहाँ पे 16 डिग्री। तो मेन रीजन क्या है? हाइट फ्रॉम द सी लेवल। अब इसी क्वेश्चन को बीपीएससी ने पूछा और शहर बदल दिया। एक शहर यहाँ कर दिया और एक शहर यहाँ कर दिया, और ऐसे बता दिया कि ये दोनों शहर एक ही लैटिट्यूड पे हैं। इस शहर का नाम अमृतसर और इस शहर का नाम शिमला। तो अमृतसर और शिमला एक ही लैटिट्यूड पे हैं, लेकिन जनवरी में यहाँ का भी टेम्परेचर अराउंड 14-15 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ का टेम्परेचर 3 to 4 डिग्री सेल्सियस, और अमृतसर का टेम्परेचर अराउंड 15 to 16 डिग्री सेल्सियस क्यों होता है? तो अमृतसर प्लेन्स में है और शिमला लेसर हिमालय पे है। तो जैसे जैसे हम 165 मीटर ऊपर जाते जाएंगे, हर 165 मीटर 1-1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता जाएगा। इसीलिए जनवरी के महीने में एवरेज टेम्परेचर शिमला का 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो अमृतसर का अराउंड 15-16 डिग्री सेल्सियस। हाँ, तो अब आप समझिए ना कि टेम्परेचर कैसे सेम हो जाएगा। टेम्परेचर कैसे सेम हो जाएगा ये बताइए। जब हम बता रहे हैं कि 165 मीटर ऊपर जाने पे टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाए, तो टेम्परेचर प्लेन का माउंटेन्स, अरे भाई तो अमृतसर का अल्टीट्यूड कितना होगा सी लेवल से? मैक्सिमम 200 से 300 मीटर के बीच में होगा, 250 मीटर। लेकिन शिमला तो लेसर हिमालय पे है, अंतर नहीं हुआ, तो टेम्परेचर एक हो ही नहीं सकता। इसीलिए वो आप क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है?
चलिए, तो इसमें कॉन्सेप्ट आपको लिखा दें स्नो लाइन का, लिख लीजिए, लिखिएगा। द हाइट एट ए पर्टिकुलर प्लेस, द हाइट at a particular place above which snow remains frozen, throughout the year is called snow line, स्नो लाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें लिखेंगे, लिखिएगा द हाइट ऑफ स्नो लाइन इज डिफरेंट, द हाइट ऑफ स्नो लाइन इज डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिमालयाज, इज डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिमालयाज which depends on latitudinal position, comma, topography, comma, rainfall and slope etc. Topography, rainfall and slope etc. अब आप लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसी में, देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप between the amount of humidity and the height of the snow line, that is in areas where humidity is high, comma, the snow line is low, ठीक है। यही कारण है कि ये प्रॉक्सिमिटी है इसकी बे ऑफ बंगाल से, तो यहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा तो रेनफॉल ज़्यादा, इसीलिए यहाँ पर स्नो लाइन नीचे 400 मीटर, लेकिन जैसे जैसे हम ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीज होता जाएगा, इसलिए स्नो लाइन बढ़ता चला जाएगा। जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी उतना ही नीचे स्नो लाइन, जितना कम ह्यूमिडिटी उतना ही ऊपर स्नो लाइन, ठीक है। ये स्नो लाइन पे बात हो गई। थोड़ा सा बात और एक चीज़ पे करेंगे और उसका नाम है ग्लेशियर्स। हालांकि मैं आपको इंडिया के लार्जेस्ट ग्लेशियर्स को बताया, लेकिन ग्लेशियर्स में कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो हमको करना चाहिए, जो प्रीलिम्स में कहीं से भी क्वेश्चन आए ग्लेशियर्स से हम कर पाएँ। ग्लेशियर, देखिए ग्लेशियर आप सब जानते हैं, अब स्नो लाइन के ऊपर जो फ्रोजन स्टेज रहता है हमेशा, वही तो ग्लेशियर है ना, स्नो लाइन के ऊपर। लेकिन ये जो ग्लेशियर्स होते हैं मेनली 2 टाइप के होते हैं, आप ऐसे ही लिख लीजिए तो आपका नोट्स भी बन जाएगा। इसके मेनली 2 टाइप होते हैं, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर एक होता है, और एक को बोलते हैं, दूसरे टाइप का जो ग्लेशियर है उसको माउंटेन और वैली ग्लेशियर बोलते हैं। माउंटेन और घाटी हिमनद, वैली ग्लेशियर, ये मेनली 2 टाइप्स के ग्लेशियर होते हैं, ठीक है। इस तरह से लिख लेंगे, हम लोग एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे इसी में, और क्या अंतर है दोनों में, डिफरेंस क्या, ये भी समझ लेंगे। अब ये जो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर है ये साइज में बहुत बड़े होते हैं,
वेरी लार्ज इन साइज। और जो आइस का डेप्थ होता है वो थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स में होता है, 4-4, 5-5 किलोमीटर। अगर उसको मीटर में करेंगे तो 4 to 5,000 मीटर बर्फ की मोटाई होती है। और बहुत ही वास्ट एरिया में ये हमेशा फ्रोजन स्टेट में रहता है। ऐसा जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है उसी को हम कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर बोलते हैं। और ऐसे ग्लेशियर्स मेनली पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं जहां थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर माइनस में रहता है, जैसे अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के समर सीजन में भी जो वहां का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया समर सीजन में वो 0 डिग्री सेल्सियस है। यानी समर सीजन का जो हाईएस्ट टेम्परेचर है अंटार्कटिका का दैट इज 0 डिग्री। और विंटर सीजन में जो लोएस्ट टेम्परेचर ऑन द अर्थ रिकॉर्डेड ऑन द अंटार्कटिका -95 डिग्री सेल्सियस। इतना कम टेम्परेचर, इसीलिए वहां पर आप देखते हैं जो पानी है, जो फ्रेश वाटर लॉक है किसमें, आइस में। वर्ल्ड का जितना फ्रेश वाटर है उसका 3/4 इन्हीं ग्लेशियर्स में टैप्ड है ना। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हुआ, अंटार्कटिका। उसी तरह से अंटार्कटिका तो साउथ पोल की तरफ है, साउथ पोल इसके सेंटर में। नॉर्थ पोल पर क्या है, आर्कटिक। तो इसका अगला एग्जाम्पल होगा, यानी वर्ल्ड का सबसे बड़ा पोलर ग्लेशियर जो है वो अंटार्कटिका है। दूसरा सबसे बड़ा वर्ल्ड का जो पोलर ग्लेशियर है वो आर्कटिक। आप इसको आर्कटिक सर्किल भी लिख सकते हैं। और जो तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर है वर्ल्ड का वो है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड भी पूरा बर्फ से ही ढका रहता है। हम लोग मैप पे भी इसको ग्रीनलैंड भी देख लेंगे, बड़ा नज़दीक है आर्कटिक रीजन के, आर्कटिक रीजन के बड़ा नज़दीक है। तो ये सब क्या है, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स का एग्जाम्पल है, बेसिकली पोलर ग्लेशियर्स है ये सब। ठीक है, अब किसको कहते हैं माउंटेन और वैली ग्लेशियर। जब ग्लेशियर स्टार्ट्स मूविंग डाउन, जब वो नीचे आना शुरू हो जाता है और नीचे आकर वो वैली में जो है एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं वैली ग्लेशियर और माउंटेन ग्लेशियर। अब ऐसे जो ग्लेशियर्स होते हैं वो स्लोप पर इनका एरिया डिपेंड करता है। अगर इनका स्लोप जेंटल है तो ये बड़े एरिया में पाए जाएंगे। अगर इनका स्लोप बहुत स्टीप है तो इनका एरिया क्या होगा, नैरो हो जाएगा। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा नॉन पोलर ग्लेशियर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा नॉन पोलर ग्लेशियर, उसका नाम है फेडचेंको, फेडचेंको ग्लेशियर। अब ये कहाँ पर है, तो इसका लेंथ लिख लेंगे 77 किलोमीटर। और ये कहाँ पर है, ताजिकिस्तान में है। ताजिकिस्तान जो पामीर रेंज है उसी में, ताजिकिस्तान जो सेंट्रल एशिया का कंट्री है उसी में ये नॉन पोलर ग्लेशियर है फेडचेंको, जो आफ्टर दीज 3 ग्लेशियर्स, मतलब ये तो पोलर हो गया, कॉन्टिनेंटल। नॉन पोलर वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो पोलर बेल्ट में भी नहीं है और सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है फेडचेंको। और जस्ट आफ्टर फेडचेंको इज द सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर है, जो हमारे यहाँ है, जो हम लोग ऑलरेडी लिखे हुए हैं। हाँ बोलिए। हाँ, तो मैंने ये कहा कि देखिए अब हम लोग तो, इंडिया भी तो पोलर जोन में नहीं है ना, इंडिया तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन में, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ ग्लेशियर आते कैसे, ग्लेशियर तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन हमारे पास हिमालय है। अब हिमालय में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो एक ऐसा प्लेस आएगा ना जहाँ टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहेगा, यानी स्नो लाइन के ऊपर। तो वहाँ तो पानी वाटर के रूप में नहीं रहेगा ना, वाटर फॉर्म में तो नहीं रहेगा, वहाँ किस फॉर्म में, आइस के। तो ऐसा जो ग्लेशियर है उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल, जो कि पोलर जोन में नहीं है लेकिन वहाँ ग्लेशियर है। तो ऐसे ग्लेशियर को हम लोग कहते हैं वैली ग्लेशियर और माउंटेन ग्लेशियर। लेकिन जो पोलर जोन में, वहाँ तो टेम्परेचर थ्रू आउट माइनस में रहता है, तो उनका तो एक्सपेंशन बहुत बड़े एरिया में होगा, वहाँ बर्फ़ की मोटाई भी बहुत ज़्यादा होगी।
लेकिन यहाँ डिपेंड करेगा स्लोप कैसा है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल कैसा है, अमाउंट ऑफ स्नोफॉल कैसा है। अब कहीं बर्फ जमेगी कैसे? अगर हमारे पर्वतों पर, अगर हमारे माउंटेन पे स्नोफॉल हो रहा है, तो मैंने कहा कि गुलमर्ग सोनमर्ग में तो वो पिघल जाएगा, मेल्ट डाउन हो जाएगा। लेकिन ये सियाचिन में क्यों नहीं मेल्ट डाउन होता है? थ्रू आउट बर्फ वहाँ क्यों है थ्रू आउट द ईयर? ऐसा इसलिए कि कहीं पे भी एक्यूमुलेशन ऑफ स्नोफॉल तब होगा जब रेट ऑफ स्नोफॉल रेट ऑफ मेल्टिंग से अधिक होगा। अगर रेट ऑफ मेल्टिंग कम है और स्नोफॉल अधिक है, तब तो वो कम पिघलेगा और अधिक जमेगा। लेकिन जहां पर रेट ऑफ स्नोफॉल कम और रेट ऑफ मेल्टिंग अधिक है, वहां तो पिघल जाएगा। यानी सन जैसे ऊपर जाएगा, गुलमर्ग सोलमर्ग जो लोअर अल्टीट्यूड पे इन कंपेरिजन टू द सियाचिन, वहां तो वो पिघल जाएगा 2-3 महीने में थर्मल इफेक्ट के कारण। लेकिन सियाचिन जहां थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर माइनस में रहता है, वहां रेट ऑफ स्नोफॉल अधिक और रेट ऑफ मेल्टिंग कम, इसलिए एक्यूमुलेशन ऑफ आइस। ऐसा जो स्नो हुआ, ऐसा जो ग्लेशियर हुआ, उसको हम माउंटेन और वैली। अब ये तो नॉन पोलर है, हम लोग तो लैटिट्यूडिनली पोलर जोन में है भी नहीं, इवन ताजिकिस्तान भी नहीं है पोलर जोन में, वो तो टेम्परेट जोन में है। लेकिन वर्ल्ड का सबसे बड़ा नॉन पोलर जो ग्लेशियर है वो फेडचेंको है, एंड द सेकेंड वन इज सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर जो है फेडचेंको से बहुत छोटा नहीं है, 75 किलोमीटर। ये ऑलरेडी मैंने आपको लिखाया हुआ है, ठीक है ना। सियाचिन जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर है, वो हमारे इंडिया में। और आपको मैंने ऑलरेडी वहाँ जहाँ काराकोरम कराया था, तो इंडिया के लार्जेस्ट ग्लेशियर्स लिखाया था, सियाचिन, सासाइनी, हेस्पर, बियाफो, बल्टोरो, वही सही सीक्वेंस है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम सियाचिन, सासाइनी, हेस्पर, बियाफो, बल्टोरो, वी हैव ग्लेशियर्स इन उत्तराखंड एज वेल। उनमें से कई जो हैं हमारे पेरेनियल रिवर्स के सोर्स हैं, जहाँ से वो नदियाँ निकलती, ओरिजिनेट होती हैं। तो कुछ और एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं अपने इंडिया के लिए रिवर्स के साथ। जैसे लिख लेते गंगोत्री, ये सब नॉन पोलर है, नॉन पोलर ग्लेशियर। तो गंगोत्री हम लोग ब्रॉडली बोल देते हैं गंगा, लेकिन वहाँ से निकलती है भागीरथी, आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो गंगा ओरिजिनेट होती है गंगोत्री से। उसी तरह यमुनोत्री, ये भी ग्लेशियर है, नॉन पोलर ग्लेशियर, यमुनोत्री, और यहाँ से जो ओरिजिनेट हो गई यमुना। फिर अभी हम लोग ने डिस्कस किया तो वो ग्लेशियर था मिलाम, और मिलाम ग्लेशियर से निकलती है शारदा। उसी तरीके से एक ग्लेशियर है चोड़ाबाड़ी, चोड़ाबाड़ी ग्लेशियर, और यहाँ से जो ओरिजिनेट होती है मंदाकिनी, ये मिलाने के लिए भी एक फ्यूचर में आ सकता है कि किस ग्लेशियर से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, मंदाकिनी। उसी तरह से एक ग्लेशियर है सतोपंथ, सतोपंथ, यहाँ से अलकनंदा, यहाँ से जो ओरिजिनेट होती है अलकनंदा। इवन जो हमारी घाघरा रिवर है वो भी एक ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, लेकिन वो ग्लेशियर इंडिया में नहीं है, वो तिब्बत में है। उसका नाम है मापचा चुंगो, मापचा चुंगो ग्लेशियर। तिब्बत में है ना, तिब्बती भाषा है, मापचा चुंगो घाघरा। तो ये सब रिवर्स के सोर्स हैं, और ये सारे रिवर्स पेरेनियल रिवर्स हैं, लाइफलाइन है नॉर्थ इंडिया के। हम लोग जी रहे हैं इन रिवर्स के कारण, खेती कर रहे हैं इन रिवर्स के कारण, ड्रिंकिंग वाटर सब कुछ इन्हीं पे डिपेंडेंट। ये ना होती तो हमारा लाइफ इस तरह का नहीं होता, बड़ा टफ लाइफ होता। इसीलिए वी आर डेप्ट टू द हिमालयाज, हम लोग हिमालय के ऋणी हैं। हिमालय है तब ये सब है। मापचा चुंगो, सतोपंथ, चोराबाड़ी, गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम, कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती, किस ग्लेशियर से, याद रखिएगा। ये नॉन पोलर ग्लेशियर्स हैं, ये रिवर्स हैं। गंगोत्री जो ग्लेशियर है वो लंबा है कितना, 30 किलोमीटर, और जहाँ से भागीरथी निकलती है वहाँ बर्फ इस तरह से पिघला है कि वो गाय के मुख के समान लगता है,
इसीलिए गंगोत्री का वो प्लेस जहां से भागीरथी ओरिजिनेट है तो उसको कहते हैं गोमुख, ठीक है, इसलिए उसको गोमुख बोलते हैं, बट है वो गंगोत्री। सिक्किम का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो पूरे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर सिक्किम का, उसका नाम है जेमू, जेमू ग्लेशियर। ये पूरे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये सिक्किम में जेमू ग्लेशियर। हम लोग तो पोलर जोन में है ही नहीं ना इंडिया, तो ये नॉन पोलर ही होगा ना। नॉन पोलर तो बस यही है, अंटार्कटिका, आर्कटिक एंड ग्रीनलैंड, बाकी सब नॉन पोलर है। सबसे बड़ा फेडचेंको। ये हो गया पूरा का पूरा। अब आपसे कोई मेंस का सवाल, आप जाए मेंस लिखने और आपसे पूछ दे 8 नंबर के क्वेश्चन में कि इंडिया के लिए हिमालय का इम्पोर्टेंस बताइए, व्हाट विल यू राइट? बहुत कुछ है लिखने को, बहुत सारा इम्पोर्टेंस, बताइए, कुछ ट्राई करिए। ये तो अभी आप एक तो ऐसे ही दिखाते, सोर्स ऑफ पेरेनियल रिवर्स, सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, ऐसे ही तो आप लिख दिए। क्लाइमेट कंट्रोल करता है, पॉइंट में लिखा दें, एक एक पॉइंट में 7-8 बस छोटे छोटे पॉइंट्स में, वन लाइनर। कभी उसको आप जो मेंस लिखेंगे इसको एलेबोरेट कर देंगे। लिखिएगा इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयास, इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयास फॉर इंडिया, इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयास फॉर इंडिया। इसीलिए मैंने लास्ट क्लास अपने शुरू में ओरिएंटेशन क्लास में बोला था कि पीटी की तैयारी नहीं होती है, मेंस की तैयारी होती है। मेंस में ही पीटी के फैक्ट्स पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय फॉर इंडिया, पहला लिख लेंगे क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस, जो इन्होंने अभी कहा है सबसे इम्पॉर्टेंट। क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस, अब क्या है इसका क्लाइमेटिक प्रभाव? अगर हिमालय नहीं होता तो सेंट्रल एशिया और साइबेरिया का जो चिल्ड विंड है वो एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया को तो अपने कवर में ले ही लेता। तो आज इतना डाइवर्सिटी और प्लेन्स देख रहे हैं, कुछ नहीं होता, रिमेन्स फ्रोजन रहता ये सारा एरिया। और हिमालय है इसीलिए अरेबियन सी का ब्रांच और बे ऑफ बंगाल का मॉनसूनल ब्रांच रुक जाता है, अगर नहीं होता तो वो तिब्बत की तरफ निकल जाता। तो हिमालय है इसलिए हमारे यहाँ समर सीजन मॉनसूनल रेनफॉल होता है। हिमालय है इसीलिए वो एक सोल्जर की तरह वो रोक लेता है उन चिल्ड विंड्स को फ्रॉम साइबेरिया एंड सेंट्रल एशिया। हिमालय है इसीलिए ड्यूरिंग विंटर्स जो वेस्टर्ली स्ट्रीम्स आते हैं उनको रोक लेता है हिमालय, और हिल्स में स्नोफॉल होता है और प्लेन्स में जेंटल रेनफॉल होता है, लाइट रेनफॉल, जो रबी क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल होता है। ये सब हिमालय का क्लाइमेटिक इंपॉर्टेंस। दूसरा इंपॉर्टेंस डिफेंस। अब आज तक इन द हिस्ट्री ऑफ वॉर या इन्वेजन इंडिया पे कभी भी नॉर्थ से अटैक नहीं हुआ, क्योंकि हमारा नेचुरल बॉडीगार्ड खड़ा है हिमालय। कभी भी हुआ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से, द बोलन पास और खैबर पास की तरफ से, लेकिन नॉर्थ से नहीं हुआ। हाँ, कोई कह सकता है कि आजकल मिसाइल टेक्नोलॉजी है। अरे तो मिसाइल टेक्नोलॉजी है तो आपके दिमाग में है ना कि हिमालय का एवरेज हाइट 6000 मीटर, 6100 मीटर है उसका एवरेज हाइट। यानी वो मिसाइल भी दागेंगे तो उसका प्रोजेक्शन भी हिसाब से लगाएंगे, नहीं तो हिमालय रोक लेगा, है कि नहीं? वो छोटा मोटा 6 किलोमीटर एवरेज हाइट है, कहीं कहीं तो वो 6 किलोमीटर से भी ऊपर है। तो मिसाइल दागने में भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बढ़िया से सेट करना होगा, नहीं तो हिमालय ही रोक लेगा। तो वो कॉस्टली है, कॉस्ट। तो इसीलिए कभी भी मिसाइल टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी पॉसिबल नहीं है कि हम नॉर्थ से इंडिया पे कोई अटैक करें। और दूसरी बात, वर्ल्ड का हाईएस्ट मिलिट्री बेस सियाचिन हमारे ट्रांस हिमालय के काराकोरम में ही तो है, इसीलिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। डिफेंस हमारा क्या कहते हैं नेचुरल, जैसे राहुल द्रविड़ को बोलते थे द वॉल। राहुल द्रविड़ को आपने खेलते देखा है कभी? चलिए, हम लोग ब्लेस्ड हैं कि राहुल द्रविड़ को हमने देखा है, क्योंकि वो आदमी इतना कैपेबल था ना कि आप कितनी भी स्पीड से बॉल फेंक दो
बॉल यहीं गिरा देगा वो, इतना उसका टेक्निकली उनका, सॉरी क्योंकि दीज आर द लीजेंड्स ऑफ क्रिकेट, राहुल द्रविड़, उनको द वॉल बोलते थे। वो इतना चर्चा में इसलिए नहीं आया कि वो जिस एरा में खेल रहे थे उस समय इंडियन टीम में सचिन तेंदुलकर एंड सौरव गांगुली थे, ये उनसे एक्लिप्स्ड हो गए उनकी पॉपुलैरिटी में। लेकिन जब जब इंडियन टीम संकट में फंसी, द वॉल ही ने बचाया था। और उसके बाद वीवीएस, वेरी वेरी स्पेशल, लक्ष्मण, इनका इनका ऑस्ट्रेलिया में एक आप देखेंगे वन ऑफ द बेस्ट। तो एक तरह से हमारा नेचुरल वॉल ऑफ डिफेंस है। अब देखिए सोर्सेज ऑफ पेरेनियल रिवर्स लिख लेंगे, सोर्सेज ऑफ पेरेनियल रिवर्स, ये तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर लिख लेंगे सोर्सेज ऑफ या सोर्स ऑफ फर्टाइल सॉइल। हिमालय का ही जो इरोजन करके ये नदियाँ नीचे उतरी, उन्हीं सेडिमेंट्स को जब डिपॉजिट की नीचे ट्रेंच में तो नॉर्दर्न प्लेन बना। तो ये जो नॉर्दर्न प्लेन बना, डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट्स, और ये सेडिमेंट्स आए कहाँ से? हिमालय से, उसके इरोजन से, ठीक है ना। यानी हमारा पेरेंट भी यानी नॉर्दर्न प्लेन का पेरेंट भी हिमालय, पेरेंट रॉक वही है। सोर्सेज ऑफ, अब आप लिखेंगे जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। देखिए जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो जो हिली टेरेन होते हैं ना, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए मोस्ट सुटेबल होते हैं और एक्सेसिबल होते हैं इजीली, क्योंकि बस पानी को आप ऊपर कलेक्ट करो और किसी मोटर की ज़रूरत नहीं है पानी को उतारने के लिए, उतारो और फिर उसको टरबाइन चला के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लो। इसीलिए इंडिया में सबसे ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला स्टेट दो हिली स्टेट है, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। और थर्ड पोजीशन पे आता है कर्नाटका, क्योंकि कर्नाटका में भी उसके हिल से जो रिवर्स उतरती हैं, शिव सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है। लेकिन फिर चौथे नंबर फिर जम्मू कश्मीर आ जाता है ना। तो इसीलिए अब आपको रिवर्स कराएंगे तो हर रिवर्स पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है वो सब लिखा दूंगा। एक्चुअली वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट नहीं है, वो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं होता, इरीगेशन, फ्लड कंट्रोल, ड्रॉट कंट्रोल, ड्रिंकिंग वाटर, इरीगेशन सब होता है। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट को द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला था। तो किस रिवर पे कौन सा मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी होता है, वो सब लिखा देंगे जब हम रिवर्स में आएंगे। इसके बाद देखिए आप लिख सकते हैं फॉरेस्ट वेल्थ, फॉरेस्ट वेल्थ। अब देखिए इतने डेंस फॉरेस्ट हैं और उसमें कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिम्बर्स हैं, कितना इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट है। देवदार, देवदार की लकड़ी पानी में डालने पे और मजबूत हो जाती है। आप डल लेक देखेंगे उसमें बोट्स जो हैं वो सब देवदार की लकड़ी के हैं। और श्रीनगर में आप जाएंगे सारे बहुत सारे होटल्स जो आप कहते हैं उसको हेरिटेज होटल्स, वो सारे लकड़ी के होंगे, वो देवदार की लकड़ी है। इवन ताजमहल जानते हैं लकड़ी के ऊपर है, उसका बेस देवदार है और एक कुछ ऐसी लकड़ियां जो पानी में और मजबूत हो जाती हैं ताकि अर्थक्वेक भी आए। आगरा जोन 4 में आता है, अर्थक्वेक भी आए तो सिस्मिक वेव्स को लकड़ियां झेल लें। कंक्रीट हो तो टूट जाएगा, लकड़ियां। इसलिए ताजमहल जो है हाई एंड हैंडसम खड़ा है इतने दिनों से और आगे भी रहेगा। जामुन भी उसी तरीके का क्वालिटी होता है, बेस्ट लकड़ी मानी जाती है। वाटर ऐसे तो जामुन के पेड़ पे चढ़ना अलाउ नहीं, मजबूत है तो टूट जाएगी टहनी, लेकिन वही लकड़ी जब सूख जाती है तो 100% वाटर प्रूफ हो जाती है। इसीलिए हम लोग के प्लेन्स में वो जामुन की लकड़ी से नाव बनती हैं और जहाँ कुआं बनाया जाता है, जो कुएं का वॉल बनाया जाता है, उसके बेस में जामुन की लकड़ी दी जाती है क्योंकि वाटर रेजिस्टेंट है जामुन। इसीलिए जामुन का कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, चाहे वो पत्ता, चाहे उसका फ्रूट, चाहे बेरी या फिर उसके बेरी के सीड्स या फिर मरने के बाद भी उसका टिम्बर। ऐसा है जामुन, वो गिफ्ट है। अब लिखेंगे ऑर्चार्ड्स। हाँ 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 हाँ, वो तो है ही बाबू, ये सब क्या है, फॉरेस्ट वेल्थ ही तो है। और चार्ट्स अब आप देखिए, चाहे एप्पल हो, चाहे एप्रिकॉट हो, चाहे चेरी हो, चाहे वॉलनट हो,
ये सब तो वहीं होता है, चाहे पियर, नाशपाती वहीं होता है, सब वहीं से आते हैं। जितने भी कॉस्टली फ्रूट्स हैं सब तो कश्मीर से आते हैं। इसके बाद मिनरल रिसोर्सेस, मिनरल रिसोर्सेस, हालांकि हाउएवर वी आर नॉट एबल टू एक्सकेवेट और या उसको माइन नहीं करते क्योंकि बायोडाइवर्सिटी को हैम्पर करेगा, लेकिन हिमालय के बेड में बहुत सारे मिनरल्स हैं, कई प्रकार के मिनरल्स हैं। फिर लिखेंगे 9th में नेचुरल ब्यूटी एंड टूरिज्म, नेचुरल ब्यूटी एंड टूरिज्म। जिस समय समर सीजन में हम लोग प्लेन्स के लोग स्कॉर्चिंग सन में परेशान रहते हैं, उसी समय शिमला, सोलन, कुल्लू, मनाली में बड़ा प्लीजेंट एटमॉस्फेयर होता है। थ्रू आउट द ईयर रेवेन्यू जनरेट करते हैं, लैक्स ऑफ टूरिस्ट विजिट करते हैं। बहुत लोग तो स्नोफॉल के समय जाते हैं, बहुत लोग समर्स में जाते हैं, लेकिन थ्रू आउट द ईयर टूरिज्म वहाँ पर एक्टिवेट है, तो वो रेवेन्यू जनरेट करता है। आपको लेसर हिमालय में लिखा है, जितने भी इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन सब लेसर हिमालय में। और 10th वन इज पिलग्रिमेज साइट्स। अब बताइए 8 नंबर का क्वेश्चन है, आप ये 10 पॉइंट लिख दिए, खाली पॉइंट लिख दिए और 2-3 को एलेबोरेट कर दिए। 10 को एलेबोरेट करेंगे तब तो 300-400 शब्द हो जाएगा, और लिखना है 125 वर्ड्स में, तो बस ये पॉइंट दीजिए और 2-3 पॉइंट को एलेबोरेट कर दीजिए, देखिए आपको फुल एंड फुल मार्क्स मिलेगा। तो अब ये क्या है, पिलग्रिमेज साइट। अब चाहे वो आप किसी भी रिलीजन के हों, मैक्सिमम बहुत फेमस पिलग्रिमेज साइट्स हमारे हिमालयाज में। अब अगर इस्लामिक रिलीजन को माने तो श्रीनगर में हजरत बल दरगाह बड़ा फेमस है उनके लिए, या फिर वैष्णो देवी, हिंदुइज्म को देखें तो वैष्णो देवी, या ज्वाला देवी कांगड़ा में हिमाचल में, या फिर अभी तो हम लोगों ने पढ़ा केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, नंदा देवी, सब तो ये हिंदुइज्म के लिए हो गया। अगर सिखिज्म के लिए देखें तो गुरु नानक देव मणिकरण साहिब में गए, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण साहिब वहाँ, और हेमकुंड साहिब उत्तराखंड में, वो सिखिज्म के लिए, हिंदुइज्म के लिए। और बुद्धिज्म धर्मशाला, तवांग वैली, तो चाहे वो बुद्धिज्म, इवन जैनिज्म भी है, तो जो बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, हिंदुइज्म है, इस्लाम है, सबका पिलग्रिमेज साइट है, जहाँ थ्रू आउट द ईयर जो भी हमारे डिवोटीज़ हैं वो विज़िट करते हैं, रिवेन्यू भी जनरेट होता है। तो आप देखिए इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस भी है इतना ज़्यादा हिमालय से। ये है इम्पोर्टेंस हिमालय का इंडिया की। अब इस तरह से हम लोगों ने टोटल नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय का कुछ भी नहीं छोड़ा, जो प्रीलिम्स में आए या मेंस में आए, सब कर लिया। तो नेक्स्ट होता है प्लेन्स, वो कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।